देखिए, एक चीज खूब समझ लीजिए, कानून में कोई कॉन्सेप्ट डिलीट भले ही हो जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जिन बातों से संबंधित होता है वो बातें कानून में बहुत जगह होती हैं, इसलिए उनके मतलब क्या है इसे समझना कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता, कभी नहीं होता। आप ऐसे मान लेते हैं कि मानिए संपत्ति का अधिकार डिलीट हो गया तो वो बिल्कुल बेकार हो गया, उस संबंध में कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन संपत्ति ये तो आज भी कानून में एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा तो है नहीं कि संपत्ति से संबंधित सभी बातें ये कानून की किताबों से खत्म हो गई, ये तो है नहीं। संपत्ति से संबंधित बातें तो आज भी कानून की किताबों में है। तो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है ये तो आज भी प्रासंगिक विषय है। संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट था तो भी उस पर रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लग सकते थे, तो संपत्ति का अधिकार ये डिलीट हुआ। लेकिन अनुच्छेद 19 में से सब कुछ तो डिलीट नहीं हुआ, तो प्रतिबंध किस तरह लगता है वो बात संपत्ति के अधिकार के संबंध में और अन्य बातों के संदर्भ में एक जैसी ही है। तो उस प्रक्रिया को समझना ये तो अप्रासंगिक नहीं हुआ, ठीक है ना। कब प्रतिबंध युक्ति संगत माना जाएगा और कब प्रतिबंध अयुक्ति संगत माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस किस ढंग से चीजों को डिफाइन करता है उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ये चीजें ये तो आज भी प्रासंगिक हैं। संपत्ति का अधिकार ये डिलीट हुआ होगा, लेकिन वहां से जो बातें निकलती हैं वे तो अप्रासंगिक नहीं है। इसलिए कभी भी कानून में कोई चीज डिलीट भले ही हो जाए लेकिन वो टोटली अप्रासंगिक हो गई ऐसी बात नहीं रहती। एक बात और भी है कि संपत्ति का अधिकार आज भी 300A इस रूप में मौजूद है। तो अगर आप 300A को समझना चाहेंगे तो भी जो उसकी पूर्ववर्ती इतिहास है उसको बिना समझे वो पूरी तरह आ नहीं सकता। 31A, 31B, 31C ये आज भी है। तो 31A, 31B, 31C क्या है और क्यों है ये भी इसे बिना समझे समझ के बाहर ही रहता है। तीसरी बात कि संपत्ति का अधिकार whether that is given by the framers under article 19(1)A, ठीक है, 19(1)A कह गए हम, 19(1)F और अंडर आर्टिकल 31, ठीक है, वो डिलीट जरूर हुआ लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से डिलीट नहीं हुआ। इसलिए वो जून 1979 डेट हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो विधियां बनी उनके लिए आज भी प्रासंगिक, यानी जून 1979 उससे पहले अगर कोई कानून बना है और वो 19(1)F या अनुच्छेद 31 के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तुमसे आज भी उन दोनों अनुच्छेदों के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा केशवानंद भारती या कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडेबिलिटी इससे संबंधित
जो सवाल खड़े हुए वो फंडामेंटल राइट जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था उसी की पृष्ठभूमि में खड़े हुए। क्यों? कारण हमने आपसे पहले दिन चर्चा की जब संपत्ति का अधिकार शुरू कर रहे थे कि संपत्ति का अधिकार ऐसा इंपॉर्टेंट अधिकार थे कि राज्य की उत्पत्ति ये उससे जुड़ी हुई है। प्रथमतः मनुष्य ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, और इसमें तो स्वतंत्रता तो बहुत बात की चीज है, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर जीवन और संपत्ति, इसी की रक्षा के लिए राज्य की संकल्पना को जन्म दिया। लेकिन संपत्ति को कहीं तो रेगुलराइज करना ही पड़ता है, ठीक है? तो असीमित संपत्ति किसी के पास होने की अनुमति यह नहीं मिल सकती, और विशेषकर उन दशाओं में जो आधुनिक समय में मौजूद है कि संपत्ति सीमित है और दावेदार बहुत ज्यादा है। तो एक को कुछ भी ना मिले और एक को बहुत ज्यादा मिले, ये ठीक नहीं माना जा सकता। इसलिए संपत्ति के अधिकार को रेगुलराइज करने की जरूरत पड़ी। लेकिन संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार है जो राज्य की संकल्पना के पूर्व मनुष्य द्वारा धारित किया जाता था। इसलिए मनुष्य को संपत्ति धारित करने से रोका जा सकता है, यह बात कल्पना के परे। रोका तो नहीं जा सकता, न रोका जाना चाहिए, क्योंकि यही वो अधिकार है जिसके लिए राज्य की संकल्पना या अस्तित्व में आ रही है। तो जब हमारा संविधान बना उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सबके संविधान मौजूद थे, और अमेरिका के संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी को जीवन और स्वतंत्रता इसके अधिकार के साथ मान्यता दी गई थी। और यह कहा गया था कि किसी के संपत्ति के अधिकार को राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना छीनेगा नहीं, जैसा हमारे यहां अनुच्छेदिक किस्म का है, ठीक है? और राज्य का यह अधिकार कि वो विधि की प्रक्रिया के माध्यम से किसी की संपत्ति को ले ले, ये उसके प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार या एमिनेंट डोमेन जिसकी चर्चा हमने उस दिन की थी, उसके अंतर्गत राज्य का अधिकार है ही है कि राज्य का यह प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है, राज्य का यह एमिनेंट डोमेन कि वो लोक उद्देश्य के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं, लोक उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना भी, यानी सहमति से तो है ही है, लेकिन संपत्ति को स्वामी की सहमति के बिना भी ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, ग्रहण कर सकता है। तो उस एमिनेंट डोमेन के कारण अमेरिका के संविधान में भी यह बात लिखी गई है कि राज्य विधि की प्रक्रिया से, और फिर एक बड़ी स्वाभाविक बात भी है, जब राज्य विधि की प्रक्रिया स्वतंत्रता को ले सकता है, जीवन को ले सकता है, तो संपत्ति कम से कम जीवन से तो छोटी चीज है ही है, तो विधि की प्रक्रिया से वो भी ले सकता है। और उसी एमिनेंट डोमेन को हमने चर्चा की थी कि हमारे यहां संवर्ती सूची, इसकी प्रविष्टि संख्या 42, उसमें लैंड का एक्विजिशन और रिक्विजिशन इसे करने की सामर्थ्य के रूप में, ठीक है, केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों को दिया गया। कालांतर में संविधान ने
जब काम करना शुरू किया, ठीक है, तो जो फ्रेमर्स की दृष्टि थी, जो प्रविष्टि संख्या 42 के रूप में मौजूद थी, उसकी उपयोगिता ये सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 3 काम ये देश के जो नीति नियंता थे, जो पॉलिसी मेकर थे, उनके सामने 3 बातें मौजूद थी जो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें करनी थी। एक, वो चाहते थे कि कृषि सुधार हो, एग्रेरियन रिफॉर्म हो, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व जो खेती के क्षेत्रों में व्यवस्था चल रही थी, उसमें जो एक्चुअल भूमि पर खेती करता था, उसका खेती में यानी कृषि योग्य भूमि में स्वामित्व का कोई अधिकार था ही नहीं। उसका जो भूमिधरी का अधिकार था, उस भूमि में जिसमें वो खेती करता था, उसमें उसका भूमिधरी का अधिकार बड़ा ही निम्नतम कोटि का था। उसका अधिकार सिर्फ यहीं तक सीमित कि वो जमींदार इसके द्वारा निश्चित किया गया लगान जमींदार को दे और अपनी भूमि पर खेती करता रहे। जिस दिन वो लगान देना बंद कर देगा, उस दिन उसके पास से भूमि चली जाएगी। और लगान किस दर से लगेगा, इस संबंध में जो कानून थे वे भी इतने अप्रभावी किस्म के थे कि व्यवहारिक तौर पर यही कहा जा सकता है कि जमींदार कितना लगान किस भूमि पर निश्चित करेगा, इसके लिए कोई मापदंड उपलब्ध नहीं था। और वो व्यक्ति जो खेती कर रहा है वो अमर तो है नहीं, मर ही जाएगा। जब मरता था तो उसके परिवार को वही भूमि दोबारा हासिल करने के लिए जमींदार की अवैध मांगों को तुष्ट करना होता था। और उन अवैध मांगों को तुष्ट करने में अगर मांग आर्थिक है, यानी पैसे मांग रहा है जमींदार सिर्फ इसलिए कि जमीन तुम्ही को दे देंगे दोबारा, तो उस पैसे को विशेष नाम दिए गए थे, नजराना, इस ढंग के नाम दिए गए थे। ये दशा, ठीक है ना, खेती के क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पूर्व थी। स्वतंत्रता के पूर्व सारी जो कृषि योग्य भूमि है उसका मालिक कौन है? राज्य। वो तो आज भी है, वो तो आज भी है। सारी भूमि किसकी है? राज्य की। कृषि योग्य भूमि आज भी है। लेकिन राज्य न तब और न अब सारी भूमि पर खेती तो कर नहीं सकता, इसलिए राज्य लोगों को वो भूमि दे देता है खेती के लिए। तब भी दी थी, और तब उन्होंने जिसे दी थी उसे जमींदार कहा गया था, और आज जिसे दी गई उसे संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर कहा गया है। ठीक है, जमींदार ये राज्य और जो एक्चुअल खेत जोतता बोता था उसके बीच का आदमी था। इसलिए जमींदार को जब हम भूमि विधियां उन पर बात करेंगे तो उसको मध्यवर्ती कहा जाएगा। वो मध्यवर्ती कहा इसीलिए जाता है। और इस जमींदार की भी कई श्रेणियां थी। ठीक है, जमींदार की भी बहुत श्रेणियां थी। जैसे पुलिस है तो उसमें सिपाही है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, सीओ है, एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, डीजी है, सभी पुलिस के अंग। ऐसे ही जमींदार, इसमें जमींदार होता था, प्रोप्राइटर होता था, ठेकेदार होता था, उप ठेकेदार होता था, माफीदार होता था, बेनामीदार
इस ढंग से होते थे। तो राज्य ने अपनी भूमि जमींदारों को दे दी और जमींदारों से भूमि के बदले वो 1 वर्ष में जो धनराशि प्राप्त करते थे उसका नाम था मालगुजारी। और जमींदार वो भूमि अकेले तो वो भी खेती नहीं कर सकता, वो भूमि जो खेती एक्चुअल करेगा जमीन पर उसे देते थे। उस एक्चुअल कृषक से भूमि देने के बदले एक धनराशि ये प्राप्त करते थे और वो धनराशि लगान कहलाती थी। ये लगान है, ठीक है ना, जो एक्चुअल कृषक जमींदार को देगा और जो जमींदार सरकार को देगा वो मालगुजारी। आज मध्यवर्ती बीच से खत्म हो गया, अब जमींदार नहीं है, लेकिन प्रत्येक भूमिधर को आज भी सरकार को मालगुजारी देनी है क्योंकि एक्चुअल मालिक सरकार है आज भी। लेकिन अब चूंकि सोशल वेलफेयर स्टेट हो गया तो मालगुजारी की जो दर है, जो उसकी धनराशि है, वो इतनी कम हो गई है कि आपको लगता है मानो वो देनी ही नहीं है, वो इतनी नॉमिनल है। लेकिन वही बात है कि वो स्वामित्व के अधिकार का प्रतीक है और कृषक वो उसे दे रहा है। तो ये आज नष्ट हुई ना, जब अंग्रेज यहां से गए तब तो भूमि एक्चुअल में जमींदारों के पास थी, अब जमींदारों से वो भूमि लेनी थी। पूरे देश में रियासतें थी, ठीक है, उन रियासतों का एकीकरण होना है। तो रियासतों के जो राजा थे उनकी बहुत सारी भूमि थी, ठीक है, उस सबको अधिग्रहित करना था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या था, आर्टिकल 19(1) जो संपत्ति का मूल अधिकार ये दे रहा था। और संपत्ति के मूल अधिकार के नाते व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार दे रहा था। संपत्ति को धारित करने का अधिकार, संपत्ति को व्ययनित करने का अधिकार, डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार, और संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, एक्वायर करने का अधिकार। और इस पर अगर आप प्रतिबंध लगाना चाहते तो लगा सकते, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। और आर्टिकल 31 कह रहा था, 31 सबसेक्शन 2, कि whenever you will acquire the property of any private person, then you must pay the compensation, ठीक है ना। अब राज्य को कृषि सुधार लागू करने, क्योंकि सारी भूमि जमींदारों के पास। अंग्रेज गए, जमींदार थोड़ी चले गए, जमींदार तो इसी देश के नागरिक। और जब उनकी प्रॉपर्टी आप लेंगे तो पहली चीज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तभी आप ले सकते हैं ना, अदरवाइज तो ले ही नहीं सकते। चलिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया, क्योंकि आप जो कृषक समाज है उसकी दशा सुधारना चाहते हैं, इसलिए आपने ली, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया। लेकिन ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, 31 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि आप कंपनसेशन देंगे तभी ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। और जो आपका प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है, यानी जो एमिनेंट डोमेन है, वो भी यही कहता है, ठीक है ना भाई। एमिनेंट डोमेन भी तो यही कहता है कि ठीक है, जो संप्रभु है उसकी संप्रभुता, इसका यह आवश्यक भाग है कि उसकी संप्रभुता का विस्तार जिस क्षेत्र पर हो रहा है उस क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को भी संप्रभु
लोकहित के लिए या लोक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित कर सकता है, किंतु प्रतिकर के भुगतान के आधार पर ही। आपने समवर्ती सूची प्रविष्टि संख्या 42 में जो लिखा और आपने अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 इसमें जो कुछ लिखा, वो सब कुछ एमिनेंट डोमेन या राज्य के प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार उसे मान्यता देने के लिए ही तो था। तो उसकी व्याख्या, एमिनेंट डोमेन की व्याख्या जिस ढंग से की जाती है उसी ढंग से तो की जाएगी। तो सवाल यह है कि अगर आप एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए, कृषि सुधारों के लिए जमीन लेना चाहते हैं जमींदारों की या राजाओं की या अन्य किसी व्यक्ति की, तो आपको कंपनसेशन ये तो देना ही पड़ेगा। 19(1)(f) में रीजनेबिलिटी भले ही मान ली जाए क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, चलिए, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक भी आप युक्ति संगत प्रतिबंध लगाएंगे। युक्ति संगत, इसकी जब बात 19 में की थी तो हमने कहा था प्रक्रियागत युक्ति संगतता ये भी होनी चाहिए, राइट टू अपील होना चाहिए, राइट 20 तरीके के अधिकार होने चाहिए, तो वो सारी चीजें भी रहेंगी। अच्छा, फिर प्रतिबंध युक्ति संगत है या नहीं, ठीक है, प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, कंपनसेशन उचित है या नहीं। अगर झगड़ा हो जाएगा तो तय कौन करेगा? कोर्ट। और कोर्ट तय करने में समय लेगा, क्योंकि हमने आपसे कहा कई बार कि न्याय इसका मतलब है जो होना चाहिए वो हो, और क्या होना चाहिए ये सोचने में समय लगेगा। इसलिए न्याय की प्रक्रिया ये बदला लेने की प्रक्रिया नहीं है कि इधर काम हुआ और इधर उस बदला ले लिया गया। न्याय करने में हमेशा समय लगेगा। अग्रेरियन रिफॉर्म, कृषि सुधार ये तुरंत करने हैं, तुरंत करने हैं, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलो, टाइम टेकिंग हो तो हो, टाइम ही तो लगेगा, हो जाएगा, लेकिन कंपनसेशन ये देना है, कंपनसेशन। और कंपनसेशन हमने आपसे कई बार कहा कि एक जो शब्द होता है आदमी कहा, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा आदमी जो झूठ नहीं बोलता, जो जीवों पर दया करता है, आदमी का मतलब यही होता है। तो अगर कहा कंपनसेशन देना है, इसका मतलब उचित कंपनसेशन देना है, कम से कम इतना तो देना ही है जितनी संपत्ति की कीमत है। हालांकि आपको ज्यादा देना चाहिए, क्यों? संपत्ति तो आप उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है, जब लिए ले रहे हैं तो उसे जीने के लिए कुछ देंगे या नहीं? जो कुछ आपने कंपनसेशन दिया वो तो संपत्ति की कीमत थी, लेकिन जीने के लिए तो कुछ और दें, क्योंकि संपत्ति न सिर्फ मूल्यवान थी बल्कि उसके जीने का सहारा भी थी। खेती उसके लिए अनाज भी पैदा करती थी और खेती का अपना मूल्य भी था, बेचता, ठीक है, तो आज की कीमत उसे मिल जाती, वो उस पैसे से कुछ और करता, ठीक है, अपनी जीविकोपार्जन करता। आपने उसकी संपत्ति ले ली तो कम से कम, चलिए आप ज्यादा ना दें तो संपत्ति की कीमत तो दें। और भारत तत्काल स्वतंत्र हुआ था, इनके पास कीमत देने के भी पैसे ये नहीं थे, भाई राज्य के पास उतने पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो एग्रेरियन रिफॉर्म ये राज्य को करने थे और उसमें 19(1)(f) और 31 बाधा बनना था, ठीक है ना भाई। 31 तो कहता था कंपनसेशन दीजिए और 19(1)(f) कहता था चलिए 19(1)(f) वो तो रीजनेबिलिटी की बात करेगा, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो जाएगा। दूसरा
ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई, शहरी क्षेत्रों में आई है। तो राज्य को झोपड़पट्टी ये हटानी थी, ठीक है, टाउन प्लानिंग ये करनी थी, रेल लाइन ये बिछानी थी, ठीक है, आवास ये उपलब्ध कराने थे। इस सब के लिए फिर जमीन चाहिए। जमीन फिर संपत्ति है, संपत्ति आप लेंगे तो फिर कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन देना है तो फिर बात यह आ गई कि कंपनसेशन का मतलब फेयर कंपनसेशन होता है, ठीक है ना। हालांकि कंपनसेशन लिखा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम नॉमिनल कंपनसेशन देंगे, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब उसका फेयर कंपनसेशन ही होता है। तीसरा, स्वतंत्रता के दौरान, यानी जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, उसी बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो हिंदुस्तान में भी कारखाने ये तो लगे ही। उसका जो श्रमिक वर्ग था, मैनेजमेंट उसका उत्पीड़न कर रहा था, तो कई जगह जो अंडरटेकिंग्स थी, यानी जो औद्योगिक इकाइयां थी, उनका मैनेजमेंट ये अपने हाथों में लेना था, ठीक है। लेकिन ठीक है, 1906 में यह लिखा है कि नागरिकों को कोई भी व्यापार वृत्ति आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता है, किंतु किसी भी क्षण राज्य उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है, ठीक है। आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन कंपनसेशन तो देंगे, क्योंकि व्यापार संपत्ति यह है, ठीक है। और 1901 कहता है, ठीक है, कि आप संपत्ति अर्जित करने का मूल अधिकार ये कर्टेल कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, किंतु युक्ति संगत। और 31 सबसेक्शन 2 कहता है कंपनसेशन दीजिए। अब ये समस्या है, और सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है, वो इस ढंग से डिफाइन करता है कि मैक्सिमम चीजें जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ सकती हैं वो आ जाएं, ठीक है ना। इस ढंग से डिफाइन करता है, और यही ट्रेंड उन्होंने संपत्ति के अधिकार के संबंध में भी अपना रखा था। अब दो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक और, राज्य को भूमि चाहिए, यानी राज्य को संपत्ति चाहिए, और क्या भूमि ही संपत्ति है? सवाल यह भी है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट का अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट आप ले रहे हो, तो भूमि तो नहीं ले रहे, लेकिन मैनेजमेंट तो ले रहे हो। क्या मैनेजमेंट को संपत्ति माना जाए? यानी संपत्ति का मतलब क्या है, ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ। और चलो संपत्ति का कोई मतलब हो, लेकिन आप अगर उसे अपने प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार या एमिनेंट डोमेन में लेंगे तो कंपनसेशन तो देंगे, ये तो प्रश्न उठ ही रहा। और राज्य, इसके पास कंपनसेशन देने के पैसे नहीं, और इसकी मजबूरी है कि इसे संपत्ति चाहिए। और कोर्ट के सामने समस्या ये है कि संपत्ति ये मनुष्य का ऐसा अधिकार है जो राज्य के उत्पन्न होने से पूर्व मनुष्य के पास आ चुका था, ठीक है ना। संपत्ति उसके पास आ गई थी, तब उसने उसकी रक्षा के लिए राज्य को जन्म दिया, क्योंकि संपत्ति सिर्फ सोना चांदी गहने ये नहीं होता। संपत्ति का मतलब है ऐसी कोई चीज जो जीवन जीने में आपको सुविधा दे रही है। तो उसके वो पत्थर के औजार जिनसे वो शिकार करता था, वे भी संपत्ति ही है उसकी, ठीक है। अगर पर्टिकुलर डाल पर बैठकर वो रात गुजारता है तो वो डाल उसकी संपत्ति ही हो गई। संपत्ति का एक रूप नहीं हो सकता। तो कोर्ट की समस्या यह है कि संपत्ति का अधिकार मनुष्य के पास राज्य की उत्पत्ति से पूर्व आ चुका था। इस तरह का देखें तो संपत्ति का अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार यह दिखाई देता है, और न्यायालय हर अधिकार को
इस ढंग से डिफाइन कर रहा है कि जो कुछ अधिकाधिक अधिकार के अंतर्गत आ सके वो सब आ जाए। तो एक और राज्य चाहता है कि हमें संपत्ति मिले, लेकिन हमें प्रतिकर न देना पड़े, ठीक है, और अगर देना भी पड़े तो न्यूनतम यह देना पड़े। और दूसरी ओर न्यायालय की कोशिश है कि चूंकि संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार है, इसलिए वो सब कुछ जो संपत्ति के अंतर्गत आ सकता है, संपत्ति के अंतर्गत आ जाए। और राज्य अगर अपने प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार या एमिनेंट डोमेन में उसे अर्जित करे तो कंपनसेशन जो कि फेयर हो, ठीक है ना, वो दे। अब ये दो विरोधी ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, और इस विरोधी ट्रेंड ने आप देखेंगे पूरा एक संघर्ष है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको उत्पन्न किया। फर्स्ट अमेंडमेंट किया, फोर्थ अमेंडमेंट किया, 17th अमेंडमेंट किया, 25th अमेंडमेंट किया, 31A जोड़ दिया, 31B जोड़ दिया, 31C जोड़ दिया। क्योंकि इसमें है क्या, संविधान के मुताबिक कोर्ट चलेगा, ठीक है, और संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। और हमने आपको पहले भी कहा जब विधायी शक्तियों पर बात कर रहे थे कि विधायन की शक्ति संसद के पास है, ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि संसद में सरकार हमेशा बहुमत में है। हालांकि ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए और सरकार हमेशा सिर्फ सामान्य बहुमत में होती है, लेकिन फिर भी सरकार अगर चाह लेती है तो सरकार के पास ताकत बहुत होती है, तो वो 2/3 बहुमत भी अरेंज कर ही लेती है। आपने अभी जब वर्तमान गवर्नमेंट तो 2014 में बनी है, राज्यसभा का संगठन कैसे होता है आपको बताया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा के संगठन में तो राज्यों की भूमिका है। जब ये सरकार में आए तो बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकारें नहीं थी और राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था, और किसी भी विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना होगा, ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है कि अगर राज्यसभा सहमत नहीं होती तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, और ज्वाइंट सेशन में अक्सर करके सरकार जीती जाती, क्योंकि सरकार लोकसभा में तो बहुमत में होगी होगी, और राज्यसभा की संख्या भी लोकसभा की अपेक्षा आधी उससे भी कम है, ठीक है ना। लेकिन इन्हें किसी भी एक्ट के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राज्यसभा को वो मैनेज कर ही लेते हैं। जब वो कोई विधेयक पास कराना चाहेंगे तो मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि कोरम 1/10 से चलेगा। भाई, संसद का कोरम किससे पूरा होगा, 1/10 से, ठीक है। और जो उपस्थित सदस्य उनका बहुमत चाहिए, तो लोकसभा में 250 है, 25 से राज्यसभा चल जाएगी, और 25 में 13 एक पक्ष में आ गए, बात खत्म हो गई। तो बाकी सबको वो इस हिसाब से मैनेज कर लेते, तुम उपस्थिति मत रहना, वॉकआउट कर गए। जनता को दिख रहा है वो सरकार के विरोध में वॉकआउट कर गए, जबकि वो सरकार के पक्ष में वॉकआउट कर गए। अब संख्या कम हो गई, उसमें वो पास करा ही लेंगे। यानी सरकार जो चाहती है मैनेज कर ही लेती है, ठीक है। तो संविधान के संशोधन की शक्ति तो सरकार के पास या विधायिका के पास कहने वर को कह लीजिए, इनफैक्ट तो सरकार ही के पास है। और संविधान के मुताबिक व्यवस्था देने का हक संसद, उनके सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 31 तो है ना, इसलिए तुम कह रहे हो प्रतिकर,
19(1) है ना, इसीलिए तुम कह रहे हो हम अमेंड कर देंगे। अब इन्होंने अमेंड करना शुरू किया और उन्होंने जो कुछ इन्होंने संशोधित किया उसी का अर्थान्वयन करके है, ठीक है। फिर उचित प्रतिकार इसे सुनिश्चित करना शुरू किया, क्योंकि अर्थान्वयन की शक्ति उन्हीं के पास है, अमेंड करने की इनके पास है। इस रस्साकशी में आप देखेंगे बहुत सारे मुकदमे डिसाइड होंगे और वो अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बनेगी। अब इसी रस्साकशी में 17वां संविधान संशोधन किया जाएगा, जिससे 31B शायद जोड़ी गई थी, एकदम हम ध्यान नहीं, अब तो चर्चा चलेगी ही, तब देखेंगे, जिसे गोरखनाथ में चुनौती मिली और यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या संसद संविधान का संशोधन कर भी सकती है इस सीमा तक कि फंडामेंटल राइट ना रहे। बात तो शुरू हो गई फर्स्ट अमेंडमेंट से ही, किसमें? शंकरी प्रसाद सिंह में। यानी पहली बार से ही जैसे इन्होंने संपत्ति के अधिकार को डाइल्यूट करना चाहा, वैसे ही लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। यानी पहली बार तो यह बात उठ गई शंकरी प्रसाद सिंह में ही, और किस आलोक में उठी, किस संदर्भ में उठी? संपत्ति के अधिकार के संबंध में। इसीलिए हम कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार डिलीट भले ही हुआ हो, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ये बहुत ज्यादा है। ये सवाल वहीं से खड़ा होने लगा कि क्या संसद संविधान को संशोधित कर भी सकती है, ठीक है। तो उन्होंने शंकर प्रसाद सिंह में कहा कि कर सकती है, किस ताकत में कर सकती है, क्या हो सकता। वो जो अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे या बात करेंगे, उस पर तब बात करेंगे। फिर सज्जन सिंह आता है, सज्जन सिंह के बाद गोलकनाथ, गोलकनाथ के बाद केशवानंद भारती। ये एक किस्सा है, लेकिन एक चीज तय हो गई कि न्यायालय और संसद दोनों के बीच संघर्ष है, और संघर्ष में से सवाल पैदा हो गया कि क्या संसद के पास संविधान के संशोधन की भी कोई ताकत? ये सवाल पैदा हो गया। तो इट इज द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके संदर्भ में यह सवाल पैदा हुआ, क्योंकि दोनों तरफ जरूरत है। वो बाध्य हैं कि फंडामेंटल राइट को इस ढंग से व्याख्यायित करें कि अधिकतम चीजें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आए, और वो इस आवश्यकता के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि संपत्ति हमें मिले ताकि हम एग्रेरियन रिफॉर्म, ठीक है, जो श्रमिकों के हित में औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण है वो कर सके, या शहरी जो नियोजित शहरी विकास है वो कर सके। इन सारी बातों को लेकर, या जैसे किराएदारों की समस्या, अब तो किराएदार मकान मालिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब मकान मालिक किराएदारों का उत्पीड़न करते थे, अब तो किराएदार खैर कर रहे हैं। तो किराएदारों को संरक्षण, ठीक है, ये सब अच्छा, किराया पैसा है, संपत्ति तो है ही है। तो इस सबके बीच सामंजस्य यानी रेंट कंट्रोल एक्ट कैसे बनाएं कि वो संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप है, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें उठ रही थी। इसलिए बार बार संविधान संशोधन किए जा रहे थे ताकि संपत्ति ले भी ले राज्य और कंपनसेशन न भी देना पड़े। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट जो संशोधन इन्होंने किया उसका अर्थान्वयन इस प्रकार से उन्होंने किया कि कंपनसेशन देने की बाध्यता फिर भी बनी रही। इस संदर्भ में अंततः, ठीक है, आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 19(1) और 31 ये डिलीट ही कर दिया। फंडामेंटल राइट्स है,
और 300A उसके रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में, यानी मूल अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार के रूप में उसे हिंदुस्तान के संविधान में स्थान मिला। तो ये तो वो परिदृश्य है जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात चलती है। अब देखना यह है कि अल्टीमेटली आखिर संपत्ति होती क्या है, ठीक है, यह देखना है। और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को था, इसका अर्थ क्या है, ये दो बातें तय होनी। संपत्ति क्या है और संपत्ति का अधिकार ये क्या है, इन दो बातों पर चर्चा चलेगी। अब बिल्कुल जब शुरुआती दौर था तो कोर्ट को भी एक बात तो अनुभव हो रही थी, क्योंकि कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं वो भी रहते तो समाज में ही हैं, तो समाज में जो कुछ चल रहा है वो तो मालूम उन्हें भी है, और इसी आधार पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना वाला है उसमें धारा 56 और नए वाले में भी 56 के आसपास ही होगी। उसमें क्या कहा है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, अवेक्षणीय मीनिंग देयर बाय जुडिशियल नोटिस, ये जिन तथ्यों का हो सकता है उन्हें किसी भी पक्ष को साबित करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी या तो इस पक्ष पर या उस पक्ष पर होती है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें स्वीकृत तथ्य और ऐसे तथ्य जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, यानी जिनकी न्यायिक अपेक्षा हो सकती है, उन्हें भी साबित करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, जैसे इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि सोना मूल्यवान तथ्य है, वो सोना मूल्यवान धातु है। आपको मालूम है कि न्यायालय उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करेगा जो उसके समक्ष साबित किए जाएंगे, और साबित करने का तरीका या तो दस्तावेजी साक्ष्य से या मौखिक साक्ष्य से। यानी सोना मूल्यवान धातु है, इसे साबित करने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यह जुडिशियल नोटिस इस बात का लिया जाएगा कि सोना एक मूल्यवान धातु है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे थे उन्हें भी देश की दशा ये तो दिखाई दे रही थी, और ये तो समझ में आ रहा था कि राज्य को संपत्ति की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता बोनाफाइड है, मेलाफाइड नहीं है। अरे रेल तो बिछानी है, एग्रेरियन रिफॉर्म तो करना ही है। अगर एग्रेरियन रिफॉर्म यानी कृषि सुधार हम नहीं करेंगे, जो एक्चुअल भूमि पर खेती कर रहा है उसे कोई अधिकार नहीं देंगे। जमींदार इतनी भूमि लिए बैठे हैं जिस पर वो खेती कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जब तुम खेती कर ही नहीं सकते तो या तो किसी से कराओगे और उसका शोषण करोगे, ठीक है ना, और या भूमि खाली पड़ी रहेगी। तो दोनों दशाओं में राज्य जो परम मालिक है हर चीज का, उसे तो नुकसान ही हो रहा, ठीक है। तो एग्रेरियन रिफॉर्म तो कर रही है, कंट्री प्लानिंग, टाउन प्लानिंग ये तो करनी है, तो संपत्ति तो चाहिए। और उन्हें कोर्ट को यह भी दिखाई दे रहा है कि ठीक है कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन इनकी दशा भी इस लायक नहीं है कि कंपनसेशन दे, लेकिन वो कानून से बंधे भी हैं। तो शुरुआती दौर में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शुरुआती दौर में
उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया विभिन्न मामलों में कि ये संपत्ति है, जिसका अधिग्रहण हुआ वो संपत्ति है ही नहीं, ये मानेंगे हम। ठीक है ना, जिसका अधिग्रहण हुआ वो संपत्ति नहीं है, बात ही खत्म हो गई। भाई संपत्ति का अधिग्रहण होगा तब कंपनसेशन देंगे ना। आदमी होगा तो उसका सम्मान हम करेंगे। हमने आपको आदमी मानना ही बंद कर दिया। हमने आदमी का वर्णन ये निश्चित कर दिया कि जो अमुक अमुक योग्यताएं धारित करता है वही आदमी है, बाकी कोई आदमी है ही नहीं। और ये आज की डेट पर आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जरा याद कीजिए उस युग को जिसमें गुलामी और दासता ये होती थी। तो जो गुलाम और दास होता था इनफैक्ट वास्तव में तो आदमी ही होता था, लेकिन उसे आदमी नहीं मानते थे, उसे वस्तु मानते थे। आपने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं कि दास के पास व्यक्तित्व तो नहीं होता था, पर्सनालिटी नहीं होती थी। वो व्यक्ति होता था ईश्वर की नजर में और प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके पास पर्सनालिटी नहीं थी। वो अधिकार और कर्तव्य धारित नहीं कर सकता था, और इसके कारण से उसकी हत्या नहीं मानी जाती थी, उसकी पिटाई नहीं मानी जाती थी। ठीक है, तो आदमी हमने डिफाइन कर दिया, उसका अपमान होगा तो आदमी का अपमान है, दास का क्या अपमान और क्या सम्मान। यही तो तर्क है दुर्योधन का कि जुए में जो हारा जाएगा उसका व्यक्तित्व तो चला जाएगा। पांडव स्वयं को हार चुके हैं और द्रौपदी उसे भी हार चुके हैं, तो ना तो पांडवों के पास व्यक्तित्व है और ना ही द्रौपदी के पास। अब इनका कोई मान अपमान सम्मान है ही नहीं, हम कुछ भी करें। और यही मौलिक प्रश्न है, यही मौलिक प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसे ईश्वर ने व्यक्तित्व दिया है, क्या मानव द्वारा बनाई गई किसी व्यवस्था से उसके उस व्यक्तित्व का नाश हो सकता है? और फिर दूसरा, जिसके व्यक्तित्व का नाश हो गया क्या वो किसी अन्य को दांव पर लगा भी सकता है? तो अव्वल तो पांडवों को हारना ही न्यायोचित नहीं कहा जा सकता अपने को, और अगर उसे न्यायोचित कह भी दिया जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि जैसे व्यक्ति को कुछ लोगों का कहना है कि आत्महत्या करने का अधिकार है, ऐसे ही स्वयं को दांव पर लगाने का अधिकार है, अगर ये मान भी लिया जाए तो जब तुमने स्वयं को दांव पर लगा दिया और तुम हार गए, फिर तुम व्यक्ति बचे कहां? फिर तुम कहां व्यक्ति बचे? तो द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा दोगे? जब तुम व्यक्ति ही नहीं बचे, तुम वस्तु हो गए, तो द्रौपदी तुम्हारा अधिकार क्या बचा? द्रौपदी तो उस समय व्यक्ति थी और तुम व्यक्ति नहीं बचे थे, तो द्रौपदी तो अपने बारे में निर्णय खुद करेगी। आप कौन होते थे निर्णय करने वाले? और अगर पांडव यानी हम ऐसे ले कि किसी अन्य के घर की चीज उठाकर जुए में दांव पर लगा दें और वो दांव आप जीत जाएं, तो आप उस चीज के मालिक हो गए क्या? आप तो मालिक नहीं हुए। और अगर आप उस पर दावा करेंगे तो आपकी तो मार ही होनी चाहिए, आपकी तो पिटाई होनी चाहिए। तो किसी भी दृष्टिकोण से इसीलिए कहा गया कि दुर्योधन, भीष्म ये सब अन्याय कर रहे थे। मान लिया युधिष्ठिर जुआ हार गए, ठीक है, लेकिन सवाल ये है युधिष्ठिर जुआ हार गए तो फिर द्रौपदी दांव पर कैसे लग गई? तो उनके पास तो व्यक्तित्व नहीं बचा, और आप सब इस अन्याय को होते देख रहे हैं, तो आप सब अन्यायी हैं। और फिर अन्यायी को किसी भी ढंग से दंड दिया जाए तो बिल्कुल ठीक होता है, और वो भी उन अन्यायियों को जो बेहद शक्तिशाली हो, तो फिर तो उन्हें तो फिर किसी भी ढंग से देंगे।
वही किया गया। इसीलिए पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष कहलाया। कृष्ण उसे धर्म युद्ध कहते हैं और ये सब अधर्मी। अब आप कहेंगे पांडवों ने तो खुद को दांव पर लगाया, ठीक, तो उन्होंने प्रायश्चित भी तो किया 13 साल, ठीक है, सॉरी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, उसका प्रायश्चित भी तो किया और 1 वर्ष तो दासों के रूप में बिताया, ठीक है ना। तुमने क्या किया, तुमने लाक्षागृह, तुमने द्रौपदी का अपमान और एक बार माफी भी मांगी क्या, एक बार माफी भी मांगी, एक बार माफी भी नहीं। गलतियां व्यक्ति से होती हैं, चलो माफी तो मांगे, गिल्टी कॉन्शियस तो फील करे, आपने वो भी नहीं किया। इसलिए ये अधर्मी हैं और इनके, क्योंकि धर्म और अधर्म का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं, धर्म का और अधर्म का मतलब सिद्धांतों से है, जीवन के। खैर, तो प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने जो अपनाया वो ये तरीका अपनाया कि संपत्ति उन्होंने उसको मानने से ही इनकार कर दिया जो को राज्य ने अधिग्रहित किया। धृतराष्ट्र ने क्या किया, एक औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण कर लिया। आपको मालूम है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, ठीक है, और शेयर होल्डर को कंपनी के जो संचालक हैं उन्हें चुनने का हक है, ठीक है ना। और संचालक को काहे के लिए चुनते हैं कि ये लोग कंपनी का प्रबंध करेंगे। कंपनी के संचालकों के चुनाव में वोट देने का हक है, रिजोल्यूशन पास करने का हक है। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर, अब देखिए शेयर होल्डर के पास 2 अधिकार आ गए, एक वो शेयर होल्डर है, दूसरा शेयर होल्डर होने के कारण से उसे वोट देने का अधिकार है और उसके वोट से कंपनी के संचालक चुने जाएंगे और कंपनी के संचालक इसलिए चुने जाएंगे कि वो कंपनी का प्रबंध करें। ये एक बात हुई। अब अगर शेयर होल्डर अपना वोट देने का अधिकार किसी और को देना चाहे तो नहीं दे सकता, ठीक है। आप भी अपने वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दे सकते, आप ही देंगे। ये आप कह सकते हैं कि कमल के निशान पर लगा दो क्योंकि मेरे हाथ में चोट है, ये आप कह सकते हो, लेकिन चुना आप ही ने, कमल के निशान पर लगा दो, साइकिल पर लगा दो, हाथ के पर, चुना आपने। तो वोट देने का अधिकार ये कोई किसी को नहीं दे सकता और ऐसे अधिकार जो कोई किसी को नहीं दे सकता यही पर्सनल राइट्स कहलाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार जो उपयोग में, उपभोग में सिर्फ उसी तक सीमित हैं, किसी और को दिए नहीं जा सकते, अंतरित नहीं हो सकते, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार अंतरित हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो संपत्ति यानी किसी भी वस्तु पर ऐसा अधिकार जो अंतरित किया जा सके उसी अधिकार को संपत्ति कहा जा सकता है। जो अधिकार उपभोग में स्वयं उपभोग करने वाले तक सीमित हो उसे संपत्ति नहीं माना जा सकता, उसे सिर्फ वैयक्तिक या व्यक्तिगत अधिकार यही माना जा सकता है, ठीक है ना। और ये पर्सनल राइट से भी सीपीसी जब पढ़ेंगे तो बहुत काम आएंगे, क्योंकि जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनके लिए सिविल सूट नहीं आ सकता। और जो हम सीपीसी बता रहे होंगे तो हो सकता है व्यक्तिगत अधिकार के लिए मेरे दिमाग में ये उदाहरण आए ही ना, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि कानून की दुनिया में कुछ भी अनर्गल नहीं है, वो डिलीट हो गया हो जाए, लेकिन वहां जो बातें कही गई वो बड़ी काम की है, आज भी है। तो वैयक्तिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, इसके लिए सिविल सूट नहीं आ सकता। और व्यक्तिगत अधिकार कौन सा होता है? वो अधिकार जो उपभोग में सिर्फ उपभोग करने वाले तक सीमित है, जिसका वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, और जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है वो संपत्ति होता है।
ठीक है ना, जिसको ट्रांसफर किया जा सके वही अधिकार संपत्ति होता है। इसमें से एक बात और निकल रही, इसका मतलब संपत्ति का मतलब अधिकार होता है, ठीक है ना। संपत्ति का मतलब कोई अस्तित्व युक्त वस्तु नहीं होता, क्योंकि आप कहते हैं मैं मकान खरीदा तो मकान के जेब में डाल के ले गए, मकान तो अपनी जगह है, मकान पर जो अधिकार थे वे ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना, और वे ट्रांसफर होकर आप में निहित हो गए, इसलिए यह कहा जाता है मकान ट्रांसफर हो गया। मकान कहां ट्रांसफर हुआ, अधिकार ट्रांसफर हुए, इसका मतलब अधिकार ही संपत्ति होते हैं। और यही संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन जो टीपीएस सेक्शन 5 में दी गई वो भी यही है कि जब एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को किसी संपत्ति में उसके जो अधिकार हैं उनमें से किसी एक अधिकार का या सारे अधिकारों का ट्रांसफर करता है तो यह संपत्ति का अंतरण कहलाता है, मीनिंग देयर बाय अधिकार ही संपत्ति होता है। फिर अधिकार दो प्रकार के हैं, एक जो उपभोग में सिर्फ उपभोग करने वाले तक सीमित है, और दूसरा जिसे वो अपने स्थान पर किसी और को भी उपभोग करने के लिए अंतरित कर सकता है। तो जिसे वो अंतरित कर सकता है वो संपत्ति है, जो उपभोग में सिर्फ उस तक सीमित है वो संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये संपत्ति की एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है ना, और इसी डेफिनेशन को कोर्ट ने अपनाया, चिरंजीत लाल साहा, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल प्रारंभ का मुकदमा है, बिल्कुल शुरुआत। कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि संपत्ति चाहिए और राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो प्रतिकर दे पाए, तो उन्होंने संपत्ति की परिभाषा ये दूसरे ढंग से कर दी और उन्होंने कहा कि संपत्ति उस अधिकार को माना ही नहीं जा सकता जो ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो अधिकार जो सिर्फ उपभोग में व्यक्ति तक सीमित है वो व्यक्तिगत अधिकार है, संपत्ति नहीं। और इस व्याख्या के आधार पर इस मुकदमे में स्टेट ने किया क्या था, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो थी, एक औद्योगिक इकाई जो थी, उसका प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था। और हमने आपको बताया कि 1901 में व्यक्ति को क्या क्या हासिल था, संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति को धारित करने का अधिकार और संपत्ति को व्ययित करने का अधिकार। अर्जित करने में लॉफुल मीन्स से, विधि सम्मत साधनों से अर्जन शामिल है। यह नहीं किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लो, यानी अर्जन में सिर्फ वही तरीके शामिल हैं जिन्हें आप, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में संपत्ति के अर्जन के वैध तरीके के रूप में साबित कर सके। और धारित करने में संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों का उपभोग शामिल है। और संपत्ति के व्ययन के अधिकार में संपत्ति को हर प्रकार से व्ययित करने का अधिकार, यानी किराए पर देने का, पट्टे पर देने का, बंधक करने का, दान करने का, विक्रय करने का, सभी प्रकार के अधिकार शामिल है, ठीक है। अब सवाल यह है कि धारित करने में प्रबंध करने का अधिकार आवश्यक रूप से शामिल है, क्योंकि धारित करने में संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को लेने का हक है। और संपत्ति अगर कुप्रबंध का शिकार होगी तो वो लाभदायक बचेगी ही नहीं। इसलिए संपत्ति को धारित करने के अधिकार में प्रबंध का अधिकार शामिल माना जाएगा आवश्यक रूप से। अब सरकार ने औद्योगिक इकाई का प्रबंध ले लिया अपने हाथों। अब जब प्रबंध ले लिया तो संपत्ति ले ली, क्योंकि धारित करने के अधिकार में प्रबंध माना जाएगा, क्योंकि प्रबंध ऐसी चीज है कि अगर कुप्रबंध हुआ तो संपत्ति की कीमत घटेगी। लेकिन अब कोर्ट चाहता ही है कि संपत्ति ली जाए और कंपनसेशन न देना पड़े, ठीक है ना।
तो उन्होंने क्या किया इस पर्टिकुलर मामले में, उन्होंने कहा प्रबंध कर कौन रहा था? कंपनी के संचालक, वही तो कर रहे थे। कंपनी के संचालकों ने किसे चुना? कंपनी के संचालकों को किसने चुना? शेयर होल्डर्स ने, ठीक है ना। और शेयर होल्डर्स ने कैसे चुना? वोट से, ठीक है, वोट से ही तो चुना। इसके मतलब कंपनी के प्रबंध का अधिकार ये किसके पास है? कंपनी के संचालकों के पास नहीं, बल्कि शेयर होल्डरों के पास है, क्योंकि शेयर होल्डर अपने वोट के माध्यम से कंपनी के संचालक चुनेंगे। अगर उन व्यक्तियों को कंपनी का संचालक शेयर होल्डर्स ने न चुना होता तो वे कंपनी के संचालक नहीं होते, और अगर वो कंपनी के संचालक नहीं होते तो वे प्रबंधक भी नहीं होते। जैसे संप्रभुता भारत की कहां निवास करती? भारत के लोगों में। क्यों? वे अपनी संप्रभुता चुनावों में अपने प्रतिनिधि को दे देते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार का चयन करता है। तो एक्चुअल संप्रभुता कहां निवास कर रही? भारत के निवासियों में। ऐसे उनका एक्चुअल प्रबंध किसमें निहित है? शेयर होल्डर्स में, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स में एक्चुअल प्रबंध निहित है, क्योंकि वे ही प्रबंधक का चुनाव करेंगे और प्रबंधक वो वोट के माध्यम से चुनेंगे, ठीक है। और जो लिया है सरकार ने वो प्रबंधकों से लिया है, वोटर से नहीं लिया है, ठीक है ना। और वोटर का जो वोट देने का अधिकार है ये चूंकि उपभोग में सिर्फ उन तक सीमित है, वो अपने वोट देने के अधिकार का ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए वोट देने का अधिकार संपत्ति नहीं, वोट देने का अधिकार संपत्ति नहीं, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकता। और इसी वोट के अधिकार से वे प्रबंधक चुने गए थे, और इसी अधिकार से चुने गए प्रबंधकों से सरकार ने प्रबंध लिया। इसलिए सरकार ने प्रबंध लेकर संपत्ति का अधिग्रहण किया है, यह है ही नहीं, बात ही नहीं है, तो कंपनसेशन का कोई सवाल उठता ही नहीं। लेकिन यह सिर्फ थोथा तर्क है, यह सिर्फ बौद्धिक तर्क है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसे साबित कर देना कहते हैं, यह इनफैक्ट है नहीं, क्योंकि यह तो तय है कि प्रबंध आवश्यक भाग है धारित करने का। क्योंकि अगर सरकार आ जाएगी प्रबंध में और सरकार ने कुप्रबंध किया, ठीक है, तो शेयर का भाव ये तो गिरेगा, शेयर का भाव गिरेगा। अच्छा चलो, वोट का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हो, शेयर तो संपत्ति है, क्योंकि शेयर का तो ट्रांसफर हो सकता है, और अगर आपने कुप्रबंध किया तो शेयर का भाव गिर जाएगा, शेयर का भाव गिरेगा। तो जो शेयर के भाव में गिरावट आई, ठीक है, वो तो आपके कारण आई, और भारित करने में संपत्ति से सभी प्रकार के लाभ लेने का अधिकार यह में शामिल था, शेयर से हमें उससे अधिकाधिक लाभ लेने का अधिकार शामिल था। उस लाभ लेने के अवसर को आपने हमसे छीना है, तो संपत्ति तो ली है। तर्क ऐसे भी चल सकता है, लेकिन हम आपको कोर्ट का ट्रेंड बता रहे हैं कि कोर्ट ने शुरुआत में यह कोशिश की कि हम संपत्ति माने ही ना, चीजों को संपत्ति मानेंगे नहीं, सरकार ले लेगी तो कोई कंपनसेशन का सवाल ही नहीं उठेगा। अगला मुकदमा फिर हुआ, उसमें नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो बंगाल का मामला था, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट के तौर पर, यानी संपत्ति के अधिकार के तौर पर जो कुछ प्राप्त है भारत के नागरिकों को, वो इनफैक्ट विशिष्ट संपत्तियां धारित करने का अधिकार नहीं, बल्कि संपत्ति धारित करने की सामर्थ्य है। दोनों बातें अलग हो गई। हाफील्ड का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो हमें नहीं मालूम, आप थे हो तो मैं नहीं थे, मालूम नहीं। जब हमने जूरिस्प्रूडेंस में बताया, वहां उन्होंने अधिकारों के प्रकार किए। उन्होंने कहा अधिकार ये शब्द अपने में बहुत सारी चीजों को शामिल करता है। अधिकार सामर्थ्य के रूप में भी होता है। जैसे आपको कुछ करने की सामर्थ्य हो तो आप कहते हैं हमें ये अधिकार है, हमें अधिकार है कि हम अमुक जगह जा सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य है कि आप अमुक जगह जा सकते हैं,
ठीक है, अगर बिल्कुल शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो इसे अधिकार नहीं, सामर्थ्य कहेंगे, क्षमता कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है संपत्ति का अधिकार के रूप में, वो इनफैक्ट वैसा अधिकार नहीं है जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि हमें विशिष्ट प्रकार की संपत्तियां जैसे फ्रिज, कूलर, मकान, दुकान, बाग, खेत ये धारित करने का अधिकार है। नहीं, ये इस रूप में नहीं है, बल्कि आपको संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का मूल अधिकार है, ये इस रूप में है कि आपको संपत्ति धारित करने का सामर्थ्य ये प्राप्त है। ठीक है ना, आपको इस मकान को धारित करने का अधिकार है नहीं, आपको संपत्ति धारित करने का अधिकार है। अर्थात अगर हमने ये आपसे ले लिया तो आप दूसरा खरीद लो, हम आपके खरीदने की सामर्थ्य इसे नहीं छीन सकते। हम आपको संपत्ति अर्जित करने की सामर्थ्य, संपत्ति धारित करने की सामर्थ्य, संपत्ति को व्यनित करने की सामर्थ्य ये नहीं छीन सकते, हम विशिष्ट संपत्तियां छीन सकते हैं। अब देखिए, एक अलग दृष्टिकोण सामने आ रहा है। न्यायालय संपत्ति मान ही नहीं रहा और इस ढंग से राज्य के द्वारा, अब जब संपत्ति मानोगे तभी तो कंपनसेशन का सवाल उठेगा। शुरुआत में संपत्ति माना ही नहीं, लेकिन इसके कारण से फिर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हुई। अंत में मामला आया है एमएम पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा कि नहीं, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, चाहे वो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, यानी दिखाई देती हो और ना दिखाई देती हो, उसे संपत्ति माना जाएगा। बीच में लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, ये भी है मुकदमा। ठीक है, लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट से पहले द्वारका वर्सेस शोलापुर, द्वारका वर्सेस शोलापुर मिल्स, यह भी मुकदमा है। और द्वारका वर्सेस शोलापुर मिल्स वो मुकदमा है जिसमें व्यू चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने अतिवादी रुख अपना लिया। आप संपत्ति मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ, द्वारका वर्सेस शोलापुर मिल्स में जब अति होने लगी तो द्वारका वर्सेस शोलापुर मिल्स में कोर्ट ने यह माना कि नहीं, किसी मिल की मशीनरी, उसके कल पुर्जे, उसका स्टॉक, यह सब संपत्ति तो है ही है, साथ में व्यक्ति की संविदा करने की क्षमता और साथ में जो उसने संविदाएं कर रखी हैं वो भी संपत्ति है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने कर रखे हैं, क्योंकि मिल आपने अधिग्रहित कर ली है। ठीक है, और मिल के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जिनको हमने माल सप्लाई कर रखा था, उनसे जो पैसा लेना था वो तो हमें ही लेना था। आपने अधिग्रहण कर लिया, अब तो वो हमें देंगे नहीं। तो आप जब हमें कंपनसेशन दे तो उस, क्योंकि अब वो आपको देंगे तो वो चीज भी ध्यान में लें। ठीक है ना, और उसके पैसे भी हमें दें। जब प्रतिकर आप दें तो उसका भी दें, नॉमिनल दें, कैसा भी दें, जस्टिफाइड दें, लेकिन दें। तो कोर्ट ने इस अधिकार को मान्यता दी और कहा कि नहीं, जो संविदा की गई है वो भी संपत्ति है। यहां से एक बात निकल आई कि इसका मतलब यह है कि विशिष्ट संपत्तियां, ठीक है ना, जो वो कह दिया था कि संपत्ति का अधिकार का मतलब संपत्ति धारित करने की सामर्थ्य है, उससे अलग हट गए और अब यह स्वीकार किया कि नहीं, विशिष्ट संपत्तियां संपत्ति धारित करने के अधिकार के अंतर्गत ये। ठीक है, और फिर इसी व्यू को पुष्ट किया किसमें, लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट इसमें। और एमएम पाठक आते आते तो ये मान लिया कि सभी संपत्तियां हैं। तो संपत्ति क्या है, फिर अंत में ये माना कि भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार की संपत्तियां होती हैं। ठीक है, तो संपत्ति क्या है, फिर संपत्ति के अधिकार पर युक्ति संगत निबंधन ये लगाए जा सकते हैं। तो कौन से प्रतिबंधों को युक्ति संगत माना और नहीं माना, और अनुच्छेद 31 क्या था। ठीक है, इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। देखिए।